इंटरनेट कनेक्शन कटने से यूट्यूब पर कल रात अपलोड की हुई वो वीडियो एक ही जगह पर रुक गई थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और मोबाइल वैसे ही अपने हाथ में पकड़कर कार की खुली खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगती है। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली हुई थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के लड़कियां जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले ही नजरों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि उस जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद किसी भी जंगली जानवर की आवाज या आहट सुनाई नहीं दे रही थी और ना पंछियों की आवाज आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। और उनकी कार एक जगह पर आकर रुक जाती है और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगते हैं। सब हैरान नजरों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। उस इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते बंगले के गेट से अंदर आ चले जाते हैं और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए और उनमें से एक लड़के ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से जैसे ही अंदर की ओर धकेला तो कर्रा आवाज करते हुए वो दरवाजा आधा ही खुल गया और बंगला पुराना होने के बावजूद काफी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से वो इसी तरह धूप, हड्डियां जमाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश को सालों से झेलते हुए भी शान से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। राहुल, एक दोस्त ने आवाज लगाई और बंगले के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगाने लगता है। उसकी आवाज खाली बंगले की सुनसान पड़ी दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर घूमने लगती है। तभी उसकी दूसरी दोस्त सोनाली भी आवाज लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगती है और बंगले के अंदर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद सभी को अजीब सा डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को उस बंगले के हर एक कमरे में, बाथरूम में, लकड़ी की अलमारी में, मतलब जहां छुपने की जगह है वहां ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। पर राहुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, न ही उसके होने की कोई निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा, सब कुछ गायब था। उसका ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो जाते हैं, परंतु नाराज होकर खाली हाथ सब दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सोनाली की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी जैसे उन्हें कोई उस बंगले के नीचे बने तहखाने के बंद झरोखे से देख रहा था। काले अंधेरे में हल्की रोशनी से वे लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थी। वो आंखें सभी दोस्तों को घूरे जा रही थी, पर बंगले के नीचे उस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। सब आपस में बातें करते हुए अपनी कार में बैठ जाते हैं और सभी ने दोबारा एक नजर पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियां, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ों के परतों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे किसी कागज पर बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार, दिन के उजाले में भी तुम लोगों के साथ होने के बावजूद भी मेरी फटी पड़ी है। राहुल अकेला पूरी रात इस जगह पर रहा था। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी स्टार्ट करता है और जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और पीछे बैठी सोनाली ने एक नजर उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो 2 आंखें अभी भी सोनाली को घूरे जा रही थी। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में इंस्पेक्टर साहब को बताया।
गायब हो गया मतलब इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नजरों से सबकी ओर देखता है और तभी विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता देता है। वहीं पर बगल की कुर्सी पर बैठी सोनाली ने अपना सर पकड़े रो रही थी और राधिका ने उसको थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सरकते हुए छत पर धीरे धीरे घूमने वाले पंखे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलते हैं कि शर्त, हाँ, अकेले रात बिताने की शर्त, वह भी ऐसी जगह पर जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वे खुद को ही कसूरवार मान रहे हो। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार, इनकी एफआईआर रजिस्टर कर लो, आप लोग जा सकते हो। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है? सर प्लीज कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोनाली की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिक्र मत कीजिए, वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने के बारे में जानकारी है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब की वह बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नहीं सर, उनको कुछ भी नहीं पता है। उसके घर वाले सुबह से हम सबको कॉल करके राहुल के बारे में ही पूछ रहे हैं, विवेक ने कहा। तो तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा वह हमारे साथ नहीं है। अगर सच्चाई बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना, क्योंकि वह तुम्हारे साथ ही तो था। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है। उसने ही इंटरनेट पर इस बंगले के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसे भूतिया चैलेंज लेने की और ऐसी जगहों की जांच पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसे ही अजीबोगरीब जगह की जांच पड़ताल की है। YouTube पर आप उसका चैनल भी देख सकते हैं सर। ये बोलते हुए विवेक ने जेब से अपना मोबाइल निकालता है और YouTube पर वीडियो सर्च करते हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने अपना मोबाइल रख देता है। ये देखिए सर, विवेक ने वीडियो ऑन कर दिया है। वीडियो में राहुल रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडहर बनाम गोदाम नजर आ रहा था। अपने हाथ में डिजिटल कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही वह उस जगह और वक्त के बारे में जानकारी भी दे रहा था। तो ये है तुम्हारा दोस्त राहुल। इंस्पेक्टर साहब की करारी आवाज सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाते हैं। सभी दोस्त नाराज होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। सोनाली सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि राहुल और सोनाली एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सोनाली के लाख मना करने पर भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई वह शर्त एक्सेप्ट की, जिसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं था। रात हो गई। सोनाली गुमसुम सी डाइनिंग टेबल से सटी कुर्सी पर कहीं नजरें गड़ाए बैठी ही थी कि तभी सोनाली, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? पापा ने प्यार से सोनाली के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं है पापा, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जाकर आराम करती हूँ। बेटा कुछ तो खा लो, भूखे पेट सोओगी तो नींद कैसे आएगी बेटी? भूख नहीं है पापा। सोनाली की उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा। सोनाली, बेटा राहुल अब छोटा बच्चा थोड़ी है, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, नए एडवेंचर की तलाश में आ जाएगा वापस, तुम चिंता मत करो। माँ की बातें सुनकर सोनाली थोड़ी मुस्कुराए और अपने कमरे में चली जाती है। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेट गई। रह रह कर उसे राहुल की याद आ रही थी।
अपना मोबाइल लिया और राहुल को फोन करने लगती है, जबकि उसे पता था कि कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, पर दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी याद में रोने लगती है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, घंटों घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसकी बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, फिल्म देखना, कड़ाके की ठंड में भी रात को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए बाइक पर शहर में घूमना। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। वो बेड पर लेटी जरूर थी, पर राहुल की यादों में उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। काफी देर तक वैसे ही अपने बेड पर लेटी रहती है। उसे समय का कोई भी अंदाजा नहीं था कि तभी खिड़की का दरवाजा घेरे से टकराने की आवाज उसके कानों पर पड़ते ही झट से आंखें खोलकर उसने खिड़की की तरफ देखा। बेर से सटी खिड़की पर लगा कांच का दरवाजा आधा खुला होने के कारण हवा के हल्के झोंकों से सफेद रंग का पर्दा किसी कटी पतंग की तरह आहिस्ता आहिस्ता से झूलता दिखाई दे रहा था। दिन भर आग उगलती धूप होने के बावजूद रात के वक्त काफी ठंडी हवाएं आधी खुली खिड़की से आती हुई उसको महसूस होने लगती है कि बेड के सामने वाली दीवार पर लगे बल्ब की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे के भीतर फैली हुई थी। बेड पर लेटे ही सोनाली हवा से झूलने वाले उस पर्दे की हरकत देखने लगती है। उसका मन कर रहा था कि हाथ आगे बढ़ाकर उस पर्दे को छू ले। कुछ देर पर्दे की हरकत देखते हुए उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और पर्दे को छूने की कोशिश करने लगती है, पर वो पर्दा उसके हाथ नहीं आ रहा था। मानो जैसे वो रेशम का पर्दा न होकर सफेद धुआं हो, जो खिड़की के पास उस जगह पर मंडरा रहा था। वो थोड़ी हैरान हो गई, धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। तभी झटके से उसके कमरे की लाइट चली जाती है और वह बोलती है कि ये लाइट को क्या हुआ, अभी तो ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया। खुद से ही बात करते हुए उसने खिड़की से बाहर नजर डाली तो देखा कि पूरा इलाका जैसे अंधेरे में डूबा नजर आ रहा था। पूरे इलाके में किसी घर के अंदर तो क्या, बल्कि रास्ते पर बिजली के खंभों पर भी लाइट नजर नहीं आ रही थी। शायद कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसलिए पूरे इलाके की बिजली चली गई है। खुद से बात करते हुए उसने अपने कमरे में नजर घुमाई। पूरा कमरा जैसे अंधेरे में डूब गया था, पर आसमान में चमकते चांद की खिड़की से आने वाली सफेद रोशनी बेड पर लेटी सोनाली पर ही पड़ रही थी। लेकिन उस रोशनी में जैसे एक अजीब सी चुभन उसे महसूस होने लगती है। उसने देखा कि बेड के सामने कुछ ही कदमों पर लकड़ी का टेबल था, जिस पर हमेशा मोमबत्ती, माचिस की डिबिया और अलार्म की घड़ी रखी हुई होती है। तभी वह मोमबत्ती जलाने के लिए वो बेड से उठने ही वाली थी कि एकदम से हैरान रह गई। उसने अपने चारों ओर नजरें घुमाई। ऐसा लगा जैसे वह अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर है। वहां पर एक अजीब सी बदबू थी। वो बदबू अचानक से उसके नाक के अंदर गई, जिससे 2-3 बार खांसते हुए अपने हाथों से मुंह को ढक लेती है। ये क्या हो रहा है और ये जगह कौन सी है? खुद से ही बात करते हुए वो हैरान होकर अपने चारों ओर देखने लगी। अब तो खिड़की से आने वाली रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी, और उससे ज्यादा भी हैरानी की बात ये थी कि उस कमरे में कहीं पर भी खिड़की नहीं थी। मानो किसी बड़े से काले अजगर की तरह लगने वाले उस काले घने अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया हो। गहरा अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अपने पैरों से ही जमीन टटोलते हुए एक एक कदम संभाल कर रखने लगी। तभी उसका अगला पैर किसी चीज पर पड़ गया। अपने पैर के नीचे पड़ी वो चीज हाथों से टटोलते हुए उठाए, हाथ में लेकर देखा तो वो टॉर्च थी। उसने जैसे ही टॉर्च ऑन की, टॉर्च से निकलने वाली सफेद रोशनी की लकीर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। बड़ी अजीब सी जगह थी। एक कमरा था और वह बिल्कुल खाली कमरा था। उस कमरे में ना ही उसका बेड था, ना उसका लकड़ी का टेबल,
ना किताबों की अलमारी, ना दीवार पर लगे पोस्टर। सिर्फ एक अजीब सा बदबूदार खाली कमरा था। बस वो हैरानी से एक एक कदम चलते हुए कमरे के भीतर टॉर्च की रोशनी में नजरें घुमाने लगती है कि तभी उसे एक कोने में कुछ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी में उसने गौर से देखा तो वह जमीन पर पड़ी चीज डिजिटल कैमरा था। उस कैमरे को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह डिजिटल कैमरा राहुल का था जो उसके साथ ही गायब हो गया था। कैमरा उठाने के लिए वो घेरे से नीचे झुकी। डरते हुए उसने वह कैमरा हाथ में लिया ही था कि तभी किसी ने उसका हाथ झट से पकड़ लेता है और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। सोनाली इतनी डर गई थी कि वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई। डर के कारण उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। कितना अजीब डरावना सपना था। खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ लेती है। शायद राहुल के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से उसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लंबी सांस लेते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा और सन रह गई। डर के मारे उसकी आवाज ही दब गई। वो डिजिटल कैमरा खिड़की में उसके बिल्कुल पास रखा हुआ था और सड़क की दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड से कुछ बर्गर और आइसक्रीम लेकर दौड़ता हुआ विवेक सड़क की इस तरफ आ रहा था। सबके हाथ में एक एक बर्गर और आइसक्रीम देते हुए उसने सोनाली की तरफ देखा। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठी थी। उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था। बर्गर का एक बड़ा सा निवाला खाते हुए अतुल ने सोनाली से पूछा, पर वो डिजिटल कैमरा कहाँ है? पता नहीं, रात को मैंने खिड़की के पास ही देखा था, फिर उठाकर टेबल पर रख दिया था। सोचा सुबह होते ही तुम लोगों को दिखाने ले आऊंगी, पर सुबह देखा तो कैमरा वहाँ पर नहीं था। पूरे कमरे में ढूंढा, घर में सभी से पूछा, पर कल रात देखा वह अजीब सा सपना सोनाली ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सोनाली की बात ध्यान से सुनते हुए अतुल ने पूछा, मतलब तुमने जो पहले देखा वह सपना था, या दूसरी बार देखा वह सपना था, या दोनों बार तुम सपने में ही थी? क्योंकि अगर कैमरा तुमने अपने हाथों से टेबल पर रखा था तो वो तुम्हारे घर में कहीं पर तो होना चाहिए था, तो गायब कैसे हो गया? पता नहीं यार, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शायद राहुल की जान खतरे में है। सोनाली को रोना आ रहा था। पीछे की सीट पर सचिन के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई राधिका ने आइसक्रीम खाते हुए सबसे पूछा। राहुल के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर ने किसी को कॉल किया था क्या? उसकी बात सुनकर सभी ने ना में गर्दन हिलाई। आगे की सीट पर आंखें बंद कर बैठी सोनाली नाराज होकर बोली, यार सच कहूँ तो मुझे उस पुलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो राहुल को ढूंढने की कोशिश भी करेगा। सोनाली की उदासी भरी आवाज सुनकर सचिन ने कहा, क्यों ना हम खुद राहुल को ढूंढने की कोशिश करें? सचिन की बात सुनकर राधिका ने थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा और गर्दन के इशारे से ही उसे ऐसा करने से मना किया। राधिका और सचिन एक दूसरे से प्यार करते थे। राधिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सचिन के साथ कोई भी बुरा हादसा हो, और उसका ये डर वाजिब था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? विवेक भी सचिन की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हुआ, पर सोनाली को उसका आइडिया पसंद आया। झट से अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखते हुए सचिन से पूछा, पर वो कैसे? सोनाली, इसके साथ तू भी पागल हो गई क्या? विवेक सोनाली पर चिल्लाया। हम सब रात को उस जगह पर जाएंगे और राहुल की तलाश करेंगे। सचिन की बात सुनकर राधिका ने गुस्से से आग बबूला होते हुए जोर से सचिन का हाथ दबाया, ताकि वो भूत हमें भी गायब कर दें। बड़ा ही बेतुका आइडिया है। विवेक दोबारा गुस्सा हुआ। विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा, मुझे लगता है कि विवेक ठीक ही कह रहा है।
हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। चाहे तो हम दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंस्पेक्टर से विनती करते हैं, क्योंकि ये पुलिस का काम है। राधिका की बात सुनकर सचिन ने उसे समझाया, राधिका राहुल पुलिस का दोस्त नहीं था बल्कि हमारा दोस्त था। पुलिस को उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर हम दोबारा पुलिस स्टेशन गए तो उस पुलिस वालों को ये याद भी नहीं होगा कि हम पिछली बार किस लिए आए थे। सचिन की बात सुनकर राधिका एकदम से चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सचिन ने दोबारा अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, हम वहां जाएंगे पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे साथ मोबाइल तो होगा ही, और साथ ही 2 एक्स्ट्रा कैमरे और ईयरफोन, जिससे कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। साथ ही कुछ और चीज लेकर जाएंगे, ठीक है? सचिन की बात सुनकर अतुल ने पूछा, पर उससे क्या होगा? अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सोनाली ने कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि उस जगह पर आखिर होता क्या है। सच कहा, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आज तक वहाँ से गायब हो गए हैं। हम इस बात को आज तक एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते थे, पर आज हमारा दोस्त सचमुच गायब हो गया है। सचिन को बीच में रोकते हुए राधिका बोली, आई एम सॉरी यार, पर मैं नहीं आ सकती। आप लोगों को मेरे पापा के बारे में पता है ना? राधिका ने इनकार किया, क्योंकि उसके पापा रात भर बाहर रहने की इजाजत नहीं देने वाले थे। उसकी तरफ देखते हुए सोनाली ने कहा, कोई बात नहीं राधिका, हम समझ सकते हैं। सभी की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, गाइस, मैं इंटरनेट से उस जगह के और वहां रहने के लिए जो रूल्स है उनके बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ, ठीक है? विवेक थोड़ा परेशान हो गया। उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, फ्रेंड्स, अगर राहुल को ढूंढना ही है तो रात को ढूंढने की क्या जरूरत है? हम दिन में भी उसे ढूंढ सकते हैं ना? विवेक की बात सुनकर सोनाली उसे समझने लगती है कि इस घर का पहला नियम है कि जो जिस वक्त गायब हो गया है उसे उसी वक्त ढूंढने पर ही मिल सकता है। सोनाली की बात सुनकर विवेक खामोश हो गया। दूसरे दिन पुलिस की वैन उसी बंगले के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा था हवलदार गाड़ी की खुली खिड़की से ही बंगले के भीतर जाते हुए इंस्पेक्टर साहब और 2 हवलदारों को देख रहा था। पुलिस की टीम उस बंगले का मुआयना करने पहुंची थी। पूरा बंगला छान मारा, एक एक रूम, एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया, पर काफी अजीब सी जगह थी। किसी खाली कमरे के भीतर नाखूनों के खरोंचने के निशान थे, कुछ आधी जली मोमबत्तियां थी। दीवारों के ऊपर अजीब सी डरावनी आकृतियां बनी हुई है, जैसे किसी शैतानी ताकत की होने के चिन्ह लग रहे थे। पूरा बंगला अच्छे से देख लिया, पर राहुल के होने का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदारों ने महसूस किया कि उस बंगले के भीतर किसी के ना होकर भी होने की मौजूदगी उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी। वो अकेले किसी भी कमरे में जाते हैं तो उन्हें साफ साफ महसूस होता था कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं होता है। कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का एहसास पल पल हो रहा था। बाहर सूरज की कड़ी धूप होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी ठंडक शरीर महसूस कर सकता था। काफी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और उनके कांस्टेबल बंगले से निकलकर पास में ही खड़ी पुलिस वैन के पास पहुंचे। दोबारा पीछे मुड़कर बंगले की तरफ देखते हुए कांस्टेबल ने कहा, साहब, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। इस बंगले के भीतर कुछ भी सामान्य सा नहीं लग रहा था। कांस्टेबल की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने भी उस बंगले पर नजर डाली। ऊपर वाले पॉकेट में रखा गॉगल अपनी आंखों पर चढ़ाकर बोलने लगे, तुमने सही कहा, मैंने इस बंगले की पूरी हिस्ट्री पता कर ली है।
किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कांस्टेबल ने पूछा, पर कब बताएंगे साहब? अगर दोबारा कोई गायब हो जाता है तो साहब उस दिन बताएंगे। हवलदार की बात पर सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और उनकी पुलिस वैन जंगल के वीराने में बसे उस बंगले के गेट से बाहर निकलकर सुनसान रास्ते से गुजरने लगी। गाड़ी से ही उस बंगले की तरफ झांकते हुए इंस्पेक्टर साहब बोले, हद है यार, ये भूत इतने वीराने में सन्नाटे में इंसानों से दूर रहते हैं, फिर भी इंसान उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब हम बेवकूफ किसे कहें, भूत को या ऐसे इंसान को? इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर ड्राइविंग करने वाले हवलदार ने कहा, सर ये भूत वगैरह को मैं तो नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि किसी भूत के चक्कर में वो लड़का गायब हो गया है। मतलब? इंस्पेक्टर साहब ने पूछा। मुझे लगता है मोनालिसा के चक्कर में 3 लड़कों ने अपने साथी लड़के को मारकर उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं पर फेंक दिया होगा। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने दोबारा हवलदार से पूछा, ये भी हो सकता है। वैसे ये मोनालिसा कौन है और उसका इस केस के साथ क्या कनेक्शन है? इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में हवलदार ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब वही सबसे खूबसूरत लड़की, सुनहरे रेशमी बाल, चांदी की तरह बेदाग गोरा रंग, वही जो काली जींस और जामुनी रंग का शर्ट पहनकर आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, जो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, वही जो अपने दोनों हाथ आपके सामने जोड़कर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए विनती कर रही थी। ड्राइवर की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ याद आ गया। हवलदार की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, अरे हवलदार जी, उसका नाम मोनालिसा नहीं सोनालिसा है, मेरा मतलब सोनाली है। सब बातें करने में मशगूल थे और उनकी गाड़ी धीरे धीरे जंगल के डरावने माहौल से बाहर निकलने लगी। इधर सब दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। जिसे जो जिम्मेदारी दी गई थी वह उसे पूरा करने में जुटा था। अगले दिन के बाद सभी दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। सचिन ने बंगले के बारे में पूरी जानकारी जुटा लिया था और अतुल ने जरूरी चीजों को इकट्ठा किया था। आज शाम सूरज ढलते ही उन्हें उस जगह के लिए निकलना था। दिए हुए वक्त पर सचिन की कार सोनाली के घर पहुंच जाती है। वो पहले से ही तैयार थी। गैलरी से कार की तरफ देखती हुई अपनी मां को देखकर सोनाली ने हाथ हिलाया और कार में बैठ गई। घर में झूठ कहा था कि वे ट्रॉकिंग के लिए जा रहे हैं। शहर के ट्रैफिक से रास्ता निकालते हुए धीरे धीरे उनकी कार आगे बढ़ रही थी। शाम का वक्त था, मतलब ऑफिस छूटने का टाइम था और हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। लोगों की गाड़ियों से, साथ ही राह चलते लोगों की भीड़ से सड़कें खचाखच भरी थी और उन्हीं सड़कों की दोनों तरफ सटी छोटी मोटी दुकानें अब सजने लगी थी। रंग बिरंगे लाइट्स, चाइनीज फूड की लुभावनी खुशबू, ये सब देखकर विवेक ने एक नज़र सबकी ओर देखा और सब ने चाइनीज फूड पर जमकर हाथ मारा और दोबारा उनकी गाड़ी चलने लगी। कुछ ही देर में शहर की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए उनकी गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात के घने अंधेरे के बीच जंगल के उस सुनसान रास्ते पर उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की पीली हेडलाइट में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। पतझड़ का मौसम होने के कारण पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों ने जमीन पूरी तरह से ढक दी थी। बिना पत्तों के पेड़ जैसे हड्डियों का ढांचा बने इंसानी शरीर की तरह दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट में वो इलाका दिल में खौफ पैदा कर रहा था। कछुए की तरह उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने वाले कार के पहिए एक जगह पर रुक गए।
पर कार का इंजन अभी भी शुरू ही था। रात के वीराने जंगल में कार के इंजन की आवाज जंगल के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही शोर कर रही थी। विवेक ने डर भरी आंखों से खिड़की के बाहर देखा, शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। कार के भीतर स्टीयरिंग की बाईं तरफ हरे रंग की रोशनी से चमकने वाली डिजिटल घड़ी में 8:15 टाइम हो चुका था। उस कार के अंदर सभी एकदम चुपचाप बैठे थे। कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। गाड़ी का इंजन अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। सोनाली ने ड्राइविंग सीट पर बैठे सचिन की तरफ देखा और खुद ही गाड़ी की चाबी बंद करके चाबी निकाल के अपनी जीन्स की पॉकेट में रख लिया। इंजन बंद होते ही गाड़ी में बैठे हर एक को अपने दिल की तेज हुई धड़कन के साथ सांसों की आवाज महसूस होने लगी। हमेशा शहर की चहल पहल में बेइंतहा मस्ती करने वाले उन दोस्तों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खौफनाक सन्नाटा महसूस नहीं किया था। कार के अंदर बैठे ही बंद दरवाजों पर लगी कांच की खिड़की में से हर कोई बाहर फैले काले अंधेरे को देख रहा था। कुछ देर तक वो सन्नाटा कायम रहा। गाड़ी की सामने वाली कांच से बाहर देखते हुए सचिन ने कहा, सोनाली, विवेक, अतुल, क्या तुम लोग सचमुच तैयार हो? तो क्या अब तक ये मजाक चल रहा था? सोनाली थोड़ी गुस्से में बोली। उसके साथ ही पिछली सीट पर बैठे अतुल ने कहा, तीर कमान से निकल चुका है भाई। देखो वहाँ क्या होगा, हम राहुल को ढूंढ पाएंगे या हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हो जाएगा, पता नहीं। मैं इसलिए पूछा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आने का फैसला हमने दिन के उजाले में और शहर की चहल पहल के बीच किया था। सचिन समझा रहा था। विवेक के डरे सहमे चेहरे की ओर देखते हुए अतुल बोला, देख विवेक, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मत आ। विवेक का दिल अभी भी घबरा रहा था, जाए या ना जाए। पर सोनाली, सचिन, अतुल आज रात उसी पुराने बंगले में रात के वक्त अपने दोस्त राहुल को ढूंढने की ठान चुके थे। चारों ओर फैली घनी झाड़ियों के बीच में से जाता एक कच्चा रास्ता और कुछ ही दूरी पर वह भूतिया बंगला। काफी पुराना होने की वजह से बंगले के अंदर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वह लोग 2 बक्से लिए थे जिसमें लाइटर और कुछ माचिस की डिबिया, 4 टॉर्च और कई दर्जन मोमबत्तियां थी। सब गाड़ी से उतरे और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कच्ची सड़क पर बंगले की ओर चलने लगे। आज शायद अमावस की रात थी। काले आसमान में तारे इस तरह से चमक रहे थे मानो वह घूर घूर कर जमीन पर होने वाली हर एक हलचल को देख रहे थे। बंगले के अंदर पहुंचने से पहले ही डर उनके दिमाग पर हावी हो रहा था, पर उसकी वजह थी जंगल से जंगली जानवरों की आने वाली डरावनी आवाजें। वे जानवर इस वीरान जंगल में कई किलोमीटर दूरी पर होने के बावजूद भी गहरे सन्नाटे की वजह से उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसी जंगल में से भेड़िए की अजीब सी आवाज जो रात के सन्नाटे को चिरती हुई काफी दूर तक गूंजने लगी। सभी दोस्त डरी सहमी सी नजरों से अपने चारों ओर देखते हुए आगे की ओर चलने लगे। उनके हर कदम के साथ जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते आवाज के साथ चकनाचूर हो रहे थे। तभी विवेक ने हाथ आगे करते हुए से सबको रोक लिया। क्या हुआ? सोनाली ने उससे पूछा। विवेक ने नजर से इशारा करते हुए उसे नीचे जमीन पर देखने के लिए कहा। सोनाली ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए जमीन पर रोशनी डाली और मानो उसके दिल की धड़कन जैसे थम गई हो। टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा काला सांप सड़क के बीचों बीच आराम से पड़ा था। उस काला लंबा सांप पर नजर पड़ते ही सबके कदम एक ही जगह पर रुक गए। जमीन पर पड़े उस सांप ने टॉर्च की रोशनी की तरफ देखा और सभी दोस्त चुपचाप खड़े रहकर उस सांप की एक एक हरकत देख रहे थे। कुछ पल शांति से टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने के बाद जोर से फुदकारते हुए अपना जहर रोशनी की तरफ फेंका।
वह नजारा देखकर डर के मारे सभी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तभी वह सांप सरसरते हुए जमीन पर पड़े सूखे पत्ते के बीच से जंगल में कहीं गायब हो जाता है। अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखते हुए विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में कहा, चेतावनी, हमें पहली चेतावनी मिल चुकी है कि अंदर मत जाओ। विवेक की तरफ देखते हुए सोनाली ने कहा, ये रही गाड़ी की चाबी, वाकई में तुझे डर लग रहा है तो तुम जा सकता है, हम संभाल लेंगे। और हाँ, अगर कहीं पिकनिक मनाने जाने का प्लान बना तो तुझे जरूर बताएंगे, ठीक है ना। सोनाली की ये बात विवेक को अच्छी नहीं लगी। यार मैं मजाक कर रहा था, विवेक की ऊंची आवाज सुनकर तभी सचिन ने कहा। शू, विवेक आवाज बिल्कुल भी नहीं। और सोनाली, मोबाइल का टॉर्च बंद करो, इस टॉर्च से काम चला लो। बोलते हुए सचिन ने अपने पास की लंबी टॉर्च सोनाली को दी। और फ्रेंड्स, ज्यादा ऊंची आवाज मत करना। सब ने उसकी ओर देखा और गर्दन से हाँ में इशारा करते हुए चलने लगे। लोहे का गेट अभी उनके सामने ही था। रात के अंधेरे में सामने वाले उस बंगले का नजारा दिल में खौफ पैदा कर रहा था। अतुल ने घेरे से बंगले का वो लोहे का गंज चढ़ गेट धकेला, वैसे ही आवाज करते हुए गेट एक तरफ से खुल गया। सभी दोस्त अपने हाथों में ली हुई टॉर्च की रोशनी बंगले की चारों तरफ मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। घने जंगल के बीचों बीच बने उस बंगले के चारों ओर एक खौफनाक जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब उस बंगले के बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े थे, पर दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। अभी भी सब यही सोच रहे थे कि अंदर जाए या नहीं। हम सबको फिर एक बार सोचना चाहिए, विवेक धीमी आवाज में बोला। उसकी आवाज में डर था। तू अब भी सोच ही रहा है, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अतुल ने विवेक को थोड़ा गुस्सैल आवाज में कहा। पर दोनों की बातों को सुनकर भी अनदेखा कर सोनाली ने अपनी आंखें बंद करते हुए लंबी सांस ली और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा अंदर की ओर धकेल दिया। बंगले के अंदर के उस काले घने अंधेरे में दरवाजे के आकार की रोशनी जमीन पर फैल गई। सोनाली ने पहला कदम बंगले के अंदर रख दिया और उसके पीछे पीछे तीनों दोस्त अंदर आ गए। 9 बजे बज चुके हैं, चलो काम पर लगते हैं, अतुल ने सब की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विवेक बोला, रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। विवेक की बात खत्म होते ही सोनाली ने कहा, 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम दो की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर हमें राहुल को आवाज लगानी होगी। सचिन ने सोनाली की बात बीच में रोकते हुए कहा, गलत, हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज नहीं लगानी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। सचिन की आवाज सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। मतलब, विवेक ने पूछा और सचिन तीनों के चेहरे की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोला, सब कुछ समझा दूंगा, पर बाद में। पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। फिर हमें उन हर एक कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा उस हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सचिन की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों दोस्त सचिन की एक एक बात अच्छे से अपने जेहन में उतार रहे थे।
सबके रंग उड़े चेहरे की ओर देखते हुए सचिन फिर बोलने लगा, जिस भी कमरे के अंदर तुम मोमबत्ती जलाने जा रहे हो, सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे को बाहर से खड़े होकर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है कि भीतर से कोई आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही। अगर कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है तो हमें उस कमरे को छोड़ देना है। सचिन की बात बीच में काटते हुए सोनाली ने उसे दोबारा पूछा, मतलब हमें जिस भी कमरे के भीतर जाना है, सबसे पहले कमरे के भीतर से कोई आहट या किसी तरह की आवाज न आ रही हो तो इसका जायजा लेना है। बिल्कुल सही। अगर कमरे के भीतर सन्नाटा हो तभी उसका दरवाजा खोलना है और वहां मोमबत्ती जलाकर उजाला करने के बाद में जिस कमरे को छोड़ा था उस कमरे के बाहर जाकर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। अगर सन्नाट है तो दरवाजा खोलकर हमें वहां भी उजाला करना है। और एक बात ध्यान में रखना, हमें किसी को आवाज नहीं लगानी। सभी दोस्त सचिन की एक एक बात सांसें रोककर सुन रहे थे। यार, ये बात तुम यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते? नहीं, अगर पहले बता देता तो मस्ती करने के चक्कर में यहाँ आने से पहले ही तुम सब कुछ भूल जाते। बस हो गया, अभी तुम डराओ मत, वैसे भी बुरी तरह से फटी पड़ी है। बोलते हुए विवेक टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा। सबसे पहले हमें घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे। जिन खिड़कियों के शीशे टूटे हैं वहां पर कागज या ऐसे ही किसी चीज का इस्तेमाल करके बंद करना होगा, जिसकी वजह से अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके या बाहर का अंधकार नजर ना आए। सही कहा तुमने सचिन, सबसे पहले यही काम करते हैं। चलो विवेक के साथ सोनाली, सचिन के साथ अतुल दो की टीम में चारों दोस्त घर के दरवाजे और खिड़की बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था। जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सोनाली और विवेक टॉर्च की सफेद रोशनी में घर के निचले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। कागज ढूंढने के लिए उन्होंने दीवार के पास खड़ी बिना दरवाजों की अलमारी के अंदर रोशनी डाली। अलमारी के अंदर सिवाय धूल के कुछ नहीं था। वही जमीन पर पड़े कुछ पुराने रद्दी कागजों को फाड़कर उन्होंने खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करना शुरू किया। इधर अतुल और सचिन दूसरे फ्लोर पर जाकर दरवाजों और खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करने लगे। बंगला काफी बड़ा था, एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक कर लिया। इस बीच उनका काफी वक्त गुजर चुका था, लगभग 11:30 बज चुके थे। सब दोबारा से हॉल के बीचों बीच खड़े हो गए। जिसने जो कमरा बंद किया है वो उस कमरे के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे?